तो हेलो 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 बेटा, कैसे हो आप सभी लोग। चलिए, तो आज मैं आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट को फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है अरे बाप रे पहला चैप्टर है। कुछ बच्चों ने सीरियसली किया है, कुछ बच्चों ने सीरियसली नहीं किया है। तो बेटा मैं बताना चाहता हूँ बेटा, 11th के जितने चैप्टर्स हैं ना वो सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आप JEE नीट करना चाहते हो तो, अगर आप अपना CET करना चाहते हो तो उसमें कैसा होता है, CET में 11 का 20% सिलेबस आता है, 12 का अपना पूरा 80% आता है, तो उसमें ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप नीट और JEE करना चाहते हो तो ये चैप्टर जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो चीज़ें हैं वो एप्लीकेशन में आती है, राइट। मतलब बाकी चीज़ों के एप्लीकेशन में ये कंसेप्ट आते हैं बार बार। चलिए, तो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मैं कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना देना चाहता हूँ। जितने भी हमारे 11 के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही शानदार यहाँ पर चीज़ हम लेकर के आए हैं, और वो शानदार चीज़ ये है, अगर आप 11th और 12 करना चाहते हो, राइट, अगर आप 11-12 करना चाहते हो, हमारे पास में पेड बैचेस भी है जिसके अंदर आपको काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें जानकारी दी जाती है। जैसे अभी यहाँ पर हम UIT के ऊपर वन शॉट आपको दे रहे हैं, लेकिन ऐप के अंदर क्या होता है, एक चैप्टर को 7 से 8 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर हम उसको बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, आपको DPP वगैरह, उसके बाद में आपके नोट्स, आपके डेली डाउट सॉल्व किया जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है, राइट। समझ में आ रहा है? हो गए? समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे प्राइम बैच है हमारी। तो देखो ये जो ऊपर वाला कोर्स है वो सारा 1 ईयर के लिए है, और यहाँ पर ये जो कोर्स है 2 ईयर का हमारा कोर्स है। अगर आप 2 बैचेस लेते हो तो आपको न्यू और शौर्य बैच मिलने वाली है। यहाँ पर सारे प्राइसेस आपको दिए गए हैं, यहाँ पे आपको बुक्स मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको मेंटर मिल जाएगा, इसलिए ये थोड़ा फीस यहाँ पर बढ़ा हुआ है। उसके बाद देख सकते हैं आप लोग कि हमारे जो 11-12 के बच्चे हैं उनके लिए हमने स्पेशल बुक निकाली है, इसको हमने नाम दिया है तत्व बुक सीरीज़। तो यहाँ पर तत्व बुक सीरीज़ में आपको 11 और 12 के सारे जो बुक्स है, पूरा जो कंटेंट है आपको मिल जाएगा, राइट। चलो, उसके बाद में कैसा IB सेट ये ऐसी एक एग्जाम है। देखो हमारे चैनल पे जाकर के आपको पोस्ट में जाना है, आपको यहाँ पर ऐसा पोस्टर मिल जाएगा, वहाँ पे आपको इनरोलमेंट करना है। यहाँ पर ये अगर आप एग्जाम देते हो ना तो आपको हर कोर्स के ऊपर 90% का ऑफ मिलने वाला है, राइट। और महाराष्ट्र के अंदर ऑफलाइन भी हमारे बहुत सारे सेंटर्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे सारे सेंटर्स है ये महाराष्ट्र में हर जगह पर है अवेलेबल, राइट। आप देख सकते हैं पुणे में है, उसके बाद में अमरावती, बुल्ढाना, नागपुर, अहिल्यानगर, जळगाव, तो हर जगह पे वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर भी है, वहाँ पर भी आप इनरोलमेंट कर सकते हो। ओके, आपको ऑनलाइन चाहिए तो ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन चाहिए तो ऑफलाइन भी है, ऐसी सारी चीज़ें। चलिए, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे चैप्टर अपना फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? ऐसी चीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो अपने लिए बन जाती है फिजिकल क्वांटिटी, है ना। फिजिकल क्वांटिटी जैसे मैं यहाँ पर मास की बात करता हूँ, मास कैसा है, मास को मेजर कर सकते हैं हम, लेंथ को मेजर कर सकते हैं, एरिया को मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं। तो ये बनती है अपने लिए फिजिकल क्वांटिटीज़। आ रही है वो बात समझ में, फिजिकल क्वांटिटीज़। उसके बाद में आप देख सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ में टाइप्स होते हैं। मतलब इसमें होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है इसके अंदर? टाइप्स होते हैं। टाइप्स में पहला है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मतलब जो क्वांटिटी अपने मेजरमेंट के लिए किसी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है उसको बोला जाता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, राइट। उसके बाद में देखो मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि डिराइव क्वांटिटी, तो ये ऐसी क्वांटिटी होती है जो अपने मेजरमेंट के लिए दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे अगर मैं एरिया की बात करता हूँ, एरिया लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है अपने मेजरमेंट के लिए। वॉल्यूम जो होता है वो भी लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद में स्पीड की बात करते हैं, फोर्स की बात करते हैं, तो ये अपने मेजरमेंट के लिए कोई और क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना। चलो, ऐसा होता है। उसके बाद में देखो यहाँ पे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स की हम बात करते हैं। देखो यहाँ पे मीटर, फुट, इंच, तो ये देखो यूनिट्स मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने के लिए हमारे पास में जो स्टैंडर्ड होता है, कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने के लिए हमारे पास में जो स्टैंडर्ड होता है उसको यूनिट बोला जाता है। जैसे यहाँ पर देखो मीटर, फुट, इंच, तो ये जो है जो यूनिट्स है, ये स्टैंडर्ड्स है लेंथ को मेजर करने के लिए, तो ये बन गए यूनिट्स। किलोग्राम, पाउंड, ये जो है मास को मेजर करते हैं इससे, है ना। मतलब ये यूनिट्स हो गए किसके लिए, मतलब ये स्टैंडर्ड हो गए मास को मेजर करने के लिए। उसके बाद देखो सेकेंड, मिनट, आवर, तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब इसका हम यूज़ करते हैं, इन स्टैंडर्ड को हम यूज़ करते हैं टाइम को मेजर करने के लिए। उसके बाद में देखो यहाँ पे टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड है वो है फ़ारेनहाइट, केल्विन, तो ये चीज़ें यूज़ करते हैं हम, मतलब ये स्टैंडर्ड्स हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हाँ, उसके बाद में देखो हमारे पास में सिस्टम होते हैं, मतलब जो यूनिट्स है मेजरमेंट्स के, तो उसके लिए हमारे पास में सिस्टम है। जैसे CGS सिस्टम है, MK सिस्टम है और SI सिस्टम है। तो CGS सिस्टम में कैसा होता है कि जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में काउंट की जाती है, जो मास है वो ग्राम में काउंट किया जाता है, और सेकंड टाइम जो होता है वो सेकंड्स में काउंट किया जाता है। इस तरीके से ये काम करता है, मतलब CGS सिस्टम होता है। MKS में कैसा होता है, जो लेंथ है मीटर में काउंट की जाती है, मास किलोग्राम में काउंट किया जाता है, और टाइम जो सेकंड्स में काउंट किया जाता है। आ रही है बात समझ में? ओके। FPS में का हम बात करते हैं, FPS में कैसा होता है कि जो लेंथ है फुट में मेजर किया जाता है,
उसके बाद में जो मास है वो पाउंड में मेजर किया जाता है और टाइम जो सेकंड में मेजर किया जाता है। इस तरीके से ये काम करता है। ओके, समझ में आ रहा है? ये सारी चीज़ें होती है। अब देखो SI सिस्टम भी इसके अंदर होती है। इसके अंदर क्या होती है? SI सिस्टम होती है। क्या होता है? इसके अंदर SI सिस्टम होता है। तो SI सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो SI सिस्टम में कैसा होता है कि SI सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें है ना, SI सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो है ना, सिस्टम इंटरनेशनल मतलब हमने वर्ल्ड वाइड इसको एक्सेप्ट किया हुआ है। वर्ल्ड वाइड अगर एक्सेप्ट किया है तो उसमें रहता है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। समझ में आ रहा है? तो मीटर, तो लेंथ को मेजर करना है तो मीटर में मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में। ऐसी चीज़ें यहाँ पर होती है ना। तो ये सारे इसके सिम्बॉल है, ये सारे इसके सिम्बॉल्स। ओके, अब मीटर की हम बात करते हैं। यहाँ पे मीटर की हम बात करते हैं। ओके, मीटर को हम डिवाइड करें। मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल बाय द लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1/29। ये देखो, ये बहुत बड़ा नंबर है, मतलब है ना। 1 को अगर हमने इतने नंबर से डिवाइड किया तो इतने देर तक लाइट जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको हम बोलते हैं 1 मीटर। अब ये सारी चीज़ें बहुत ये होती है, मतलब एग्जाम में कुछ आता तो नहीं है इसके बारे में, लेकिन ये थोड़ा सा एक अच्छा है, अपने को यहाँ पर उसका डेफिनेशन दिया गया है, ये बुक में ही है अपने। ओके, अब देखो किलोग्राम की हम बात करते हैं तो किलोग्राम का एक स्टैंडर्ड जो है कुछ लोगों ने डिसाइड किया था। जैसे यहाँ पर देखो प्रोटोटाइप, मतलब एक नमूना लिया गया था किसका, प्लैटिनम और इरिडियम का। इसका हमने एक सैंपल बनाया, उस सैंपल का हमने कुछ वज़न लिया है और वो जो वज़न है वो 1 किलोग्राम का होता है और इन्होंने इसको स्टैंडर्ड मान लिया है ना। तो लैब में अगर कोई चीज़ को 1 किलोग्राम हम बोलते हैं तो इसको ये चीज़ दिखाई जाती है कि भैया ये है 1 किलोग्राम, ये है स्टैंडर्ड 1 किलोग्राम का एक स्टैंडर्ड प्रोटोटाइप, ऐसा। ओके, सेकंड की डेफिनेशन है 1 सेकंड इज द टाइम टेकन बाय द ऑसिलेशंस ऑफ द लाइट इमिटेड बाय द सीसियम 133 एटम्स। अपने बुक में ये बहुत ही खतरनाक डेफिनेशन दी गई है कि हमने क्या किया, एक एटम लिया सीसियम का 133 और ये इसके अंदर से, मतलब जिसके रेडिएशन जो बाहर निकलते हैं तो जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं इसके, इतने ऑसिलेशन, ओके, तो ये 1 सेकंड में इतने ऑसिलेशंस होते हैं, ऐसे यहाँ पर बोला गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास में देखो फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल है, डिराइव है, तो यहाँ पर बोला गया है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, है ना। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ होती है। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो सप्लीमेंट्री में कैसा होता है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ में कैसा होता है कि ये ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ होती है। मतलब यहाँ पर एंगल, तो ये प्लेन एंगल है तो प्लेन एंगल को हम रेडियन में मेजर करते हैं, प्लेन एंगल को हम डिग्री में मेजर करते हैं, डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी है, तो ये ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो उसमें आ गया रेडियन, तो ये प्लेन एंगल होता है, और एक होता है स्टे रेडियन, ये होता है सॉलिड एंगल, है ना। ये होता है सॉलिड एंगल, तो ये होता है सॉलिड एंगल। समझ में आ रहा है? तो सॉलिड एंगल ऐसा होता है, ये सॉलिड एंगल है, तो सॉलिड एंगल कैसा, सॉलिड एंगल को मेजर करते हैं हम स्टे रेडियन में। जो प्लेन एंगल है उसको रेडियन में मेजर करते हैं, सॉलिड एंगल को हम स्टे रेडियन में मेजर करते हैं। तो ये दोनों ही, मतलब प्लेन एंगल एंड ये जो है मतलब सॉलिड एंगल, ये दोनों ही सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है और उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट्स है रेडियन और स्टे रेडियन, ये क्या है, ये उसके सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ऐसा यूनिट के कुछ रूल्स होते हैं, इसको ज़रा ध्यान से देखना है कि अगर मान लीजिए कि मैं न्यूटन लिख रहा हूँ, है ना, मतलब न्यूटन को ऐसे मैं यूनिट लिख रहा हूँ तो मुझे वो स्मॉल लेटर में लिखना पड़ता है। न्यूटन को अगर मैं ऐसे यूनिट लिख रहा हूँ तो मुझे वो स्मॉल लेटर में लिखना पड़ता है। मैं टाइम देख लेता हूँ। ओके, चलो 7 बज चुके हैं। ओके, ऐसा होता है। तो न्यूटन को जो है, न्यूटन अगर मैं एज ए यूनिट लिखना चाहता हूँ तो ये स्मॉल लेटर में आ चुका है। अगर उसको मैं कैपिटल लेटर में लिखता हूँ तो ये नहीं चलेगा। एम्पियर जो है इसको मैं स्मॉल लेटर में लिखता हूँ, ये कैपिटल लेटर में नहीं चलेगा क्योंकि वो एज ए यूनिट है। कूलम जो है ये साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन जब मैं उसको लिखता हूँ तो स्मॉल लेटर में लिखना पड़ता है, कैपिटल लेटर में नहीं लिखना पड़ता उसको। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं न्यूटन का एज ए सिंबल रिप्रेजेंट करता हूँ तो न्यूटन के लिए मुझे कैपिटल एन लिखना पड़ता है। अगर मैं केल्विन को लिखता हूँ, मुझे कर केल्विन लिखना है तो उसके लिए मैं कैपिटल के लिखता हूँ यहाँ पे। समझ में आ रहा है? उसके बाद में एम्पियर के लिए मैं कैपिटल ए लिखता हूँ क्योंकि साइंटिस्ट के नाम है, और कूलम के लिए मैं कैपिटल सी लिखता हूँ। ऐसा होता है ना। रूल्स फॉर राइटिंग ऐसा यूनिट्स। ओके, समझ में आ रहा है? रूल फॉर राइटिंग ऐसा यूनिट, तो मतलब देखो मीटर के लिए स्मॉल एम लिखते हैं हम और सेकंड के लिए स्मॉल एस लिखते हैं। ओके, किलोग्राम के लिए केजी लिखते हैं और कैंडिला के लिए सीडी लिखते हैं हम। ओके, ऐसा होता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि 10 किलोग्राम है, 5 न्यूटन है, 15 मीटर है, ऐसी बातें हैं। तो इसको कैसे लिखा जाता है, देखो नंबर और यूनिट इसके बीच में क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। नंबर और यूनिट इसके बीच में गैप होनी चाहिए, नंबर और यूनिट के बीच में क्या होनी चाहिए, गैप होनी चाहिए। ओके, तुम अगर ऐसा बोलोगे नंबर और यूनिट के बीच में गैप नहीं दोगे तो ये चलेगा नहीं। देखो ये सही है, ये रॉन्ग है, ऐसा। तो नंबर और यूनिट के बीच में गैप होनी चाहिए। ओके, समझ में आ रहा है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद में देखो, तो यूनिट्स डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म, है ना। 6 मीटर तुम लिख सकते हो लेकिन 6 मीटर नहीं लिख सकते। तुम 14 किलोग्राम लिख सकते हो लेकिन 14 kgs नहीं लिख सकते। उसके बाद में 20 सेकेंड्स लिख सकते हो लेकिन 20 सेकेंड्स प्लूरल फॉर्म में, प्लूरल में नहीं लिखना है। केल्विन लिख सकते हो लेकिन केल्विन्स नहीं लिखना है, ऐसा होता है। उसके बाद यहाँ पर लिख सकते हैं आप रूल्स फॉर राइटिंग एसआई यूनिट्स, है ना। एसआई यूनिट की हम बात करते हैं तो 7 मीटर लिखना है अपने को, 7 मीटर 12 न्यूटन, इस तरीके से। तो यहाँ पर कैसा होता है, फुल स्टॉप नहीं देना होता है। मतलब मैंने 7 मीटर लिखा तो 7 मीटर के बाद में फुल स्टॉप नहीं देना होता। यहाँ पर देखो फुल स्टॉप है, मतलब ये नॉट, ये नहीं लिखना है। यहाँ पर देखो 12 न्यूटन, यहाँ पर ऐसा 12 न्यूटन है, इस यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं दिया है तो ये सही है, वहाँ पर फुल स्टॉप दिया है वो गलत हो गया। यहाँ पर 25 किलोग्राम, यहाँ पर देखो फुल स्टॉप नहीं है तो ये सही है, फुल स्टॉप दिया है तो ये गलत है। ओके, क्लियर हो गया, इतना सब कुछ क्लियर है। रिकॉर्डिंग अपना चल रहा है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर देखो 4JS 19NM 25VA, है ना, ऐसी बातें यहाँ पर होती हैं। ओके, ऐसा होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 4 अगर GS की हम बात करें, है ना, अगर 4 हम GS की बात करें तो यहाँ पर होता क्या है कि हम नंबर और यहाँ पर क्या है यूनिट्स है, तो इसके बीच में कैसा होता है, इसके बीच में हम गैप नहीं दे सकते। मतलब 2 यूनिट्स है तो उसके बीच में हम गैप देखते हैं क्या, नहीं देते। यहाँ पर हम देखते हैं इसके बीच में गैप है क्या, नहीं, इसके बीच में गैप है क्या, नहीं। और यहाँ पर अगर गैप दोगे, देखो नंबर और यूनिट्स के बीच में गैप होनी चाहिए, लेकिन यूनिट्स के बीच में यहाँ पर दोनों यूनिट्स हैं, इसके बीच में गैप देने की आवश्यकता नहीं है, इसके बीच में गैप देने की आवश्यकता नहीं है, इसके बीच में गैप देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर गैप दिया हुआ मतलब ये गलत है। ओके, अगर दोनों यूनिट्स है तो यूनिट्स के बीच में गैप देने का नहीं, समझ में आ रहा है। यहाँ पर गैप दिया तो मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा। नंबर और यूनिट्स के बीच में गैप होना चाहिए लेकिन यूनिट्स के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ऐसा होता है। समझ में आ रहा है, ऐसा हो। आगे देखते हैं, तो ये कुछ ये है मतलब प्रीफिक्सेस है, मतलब नैनो है, उसके बाद में क्या है यहाँ पे गीगा, मेगा, ऐसे सारे यहाँ पर प्रीफिक्सेस है, ऐसा है प्रीफिक्सेस। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो है गीगा, तो गीगा मतलब क्या होता है 10⁹, मेगा मतलब क्या होता है 10⁶, किलो होता है 10⁻3, ऐसी यहाँ पर बातें होती हैं। ओके, उसके बाद मैं सेंटी की मैं बात करता हूँ, सेंटी की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो सेंटी जो है वो 10⁻2 होता है, मिली मतलब 10⁻3 होता है, माइक्रो मतलब 10⁻6 होता है, नैनो मतलब 10⁻9 होता है, पीको मतलब 10⁻12 होता है, ऐसा होता है। आ रही है बात समझ में। तो ये सारी बातें सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो और पीको, तो यहाँ पर होता है 10⁻- निगेटिव में, तो सेंटी मतलब -2, मिली मतलब -3, माइक्रो मतलब -6, नैनो मतलब -9, पीको मतलब -12, ऐसा होता है। ओके, गीगा, मेगा, किलो यहाँ पर 9, 6 और 3 होता है ना। तो बड़ी बड़ी वैल्यूज़ और ये छोटी छोटी वैल्यूज़, तो सब कुछ याद रखना नहीं है लेकिन जो मार्क किया हुआ है वो आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, इतना क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, यहाँ पे आगे देखो कुछ यूनिट्स है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर देखो कि 1 पार्सेक, तो ये 1 पार्सेक क्या होता है, 1 पार्सेक मतलब होता क्या है कि आप ये देखो, ये सन है ना, ये अपना सन है, ये अपनी अर्थ है, इसके बीच में क्या है एक डिस्टेंस है, मतलब सन और अर्थ के बीच का एक एवरेज डिस्टेंस है ना, सन और अर्थ के बीच का एक एवरेज डिस्टेंस, उसको बोलते हैं 1 इसको बोला जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ से आपको एक सीधी लाइन तैयार करनी है और फिर यहाँ से आपको सीधी लाइन तैयार करनी है। सीधी लाइन को आगे लेके जाते जाते यहाँ पर एक एंगल बनेगा और एक छोटा सा एंगल बनेगा, और छोटा सा एंगल जो है वो 1 सेकंड का एंगल है। वो क्या है, 1 सेकंड का एंगल है। आ रहा समझ में, यहाँ पर क्या है 1 सेकंड का एंगल, 1 सेकंड का एंगल, समझ में आ रहा है। यहाँ पर है 1 सेकंड का एंगल। ओके, तो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, उसको मैं आगे लेके गया, मैं इसको आगे लेके गया, तो ये आगे लेके जाकर के ये एंगल अगर बनाता है 1 सेकंड का, तो ये जो डिस्टेंस है
यहाँ से और से लेकर के उस पॉइंट तक, तो उनका 1 पार्सेक, वो बनता है 1 पार्सेक। ओके, और भी सारे इसके अंदर यूनिट्स है। चलो, और फिर देखो डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला मतलब देखो लेंथ का डायमेंशन फार्मूला है L स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, है ना। लेंथ को लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, मास को लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, टाइम को लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, टेम्परेचर को स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद में करंट, उसके बाद में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसके बाद में ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सारी बातें। तो ये सारी बातें हमने कहाँ पर रखा, मतलब इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हमने स्क्वायर के अंदर रखा हुआ है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हमने स्क्वायर के अंदर रखा हुआ है, ऐसी बातें यहाँ पर होती हैं। ओके, तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको। देखो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के लिए बहुत सिंपल चीज़ें हैं, जैसे आपको मैं बताऊँ, है ना। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, देखिए अगर मैं करता हूँ यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि फोर्स, है ना। यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, फोर्स मतलब बहुत हो गया, हम लेते हैं यहाँ पर वेलोसिटी। हम क्या करते हैं यहाँ पर वेलोसिटी लेते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पर वेलोसिटी लेते हैं। तो वेलोसिटी में क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट आएगा और अपॉन टाइम आएगा यहाँ, है ना। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यहाँ पर आने वाला है। तो यहाँ पर हम दिखेंगे कि ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर आएगा मास, यहाँ पर आएगा L और यहाँ पर आएगा टाइम। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर मास का 0 हो गया, लेंथ का जो है 1 हो गया और टाइम का जो गया -1 हो गया, है ना। मास का 0 हो गया, L का 1 हो गया, T का -1 हो गया। इस तरीके से ये वेलोसिटी का जो है डायमेंशनल फॉर्मूला है। उसके बाद में अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का क्या है, वेलोसिटी का क्या है यहाँ पर डायमेंशन, देखो यहाँ पर मैं लेता हूँ m0 L1 T⁻⁻1 और डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आएगा T⁻1। तो इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर डायमेंशन एक्सेलरेशन का, यहाँ पर लिखता हूँ मैं m0, यहाँ पर लिखता हूँ मैं L1 और यहाँ पर लिखता हूँ T⁻⁻2, इस तरीके से, है ना। ऐसा मैं यहाँ पर लिखता हूँ, है ना, ऐसा यहाँ पर मैं लिखता हूँ। ओके, इस तरीके से मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ m0 L⁻1 T⁻², ऐसा यहाँ पर होता है, ऐसी बातें यहाँ पर होती है ना, ऐसा होता है। ओके, है ना। अब देखो रूल्स है, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं ना। सिग्निफिकेंट फिगर मतलब हमने अगर कोई मेजरमेंट किया है तो उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, मतलब 3, 4, 5 ऐसे जो भी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब अगर मैं 16 की बात करूँ तो उसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अगर मैं 35.6 की बात करूँ तो उसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अगर मैं 6438 की बात करूँ तो उसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना, ऐसा होता है। चलो, ऐसा होता है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। मतलब 205 के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, 3008 के अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, 60.005 के अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, है ना। ऐसी बात होती है, समझ में आ रहा है। ऐसा होता है यार, ऐसा यहाँ पर होता है। अब देखो यहाँ पे कि टर्मिनल जीरोस है ना, तो यहाँ पर देखो 400 है ना। अब क्या बोला, टर्मिनल जीरोस इन द नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट, मतलब डेसिमल पॉइंट अगर नहीं है तो टर्मिनल जीरो की वैल्यू कुछ भी नहीं रहती। मतलब 400 है तो इसके अंदर टर्मिनल डेसिमल पॉइंट है क्या, नहीं, तो इसके अंदर ये जीरो को कैंसिल करना पड़ता है। जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है ओनली 1 रहती है, यहाँ पर ओनली 1 है। उसके बाद में यहाँ पर देखो 305, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। यहाँ पे इसमें अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे प्लस माइनस आ गया, है ना। तो यहाँ पर अगर कोई डेसिमल पॉइंट आता है, कोई यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ होता है, तो यहाँ पे ये जीरो को वैल्यू आता है, अदरवाइज इसको वैल्यू नहीं है। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे टर्मिनल जीरोस दैट आर ऑल्सो इन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इन द नंबर आर सिग्निफिकेंट, है ना। मतलब अगर मैं डेसिमल पॉइंट देता हूँ तो उसके साइड में जो जीरोस है उसका भी वैल्यू आता है। मतलब यहाँ पर मैं 4 लिखता हूँ, यहाँ पर मैं 3 लिखता हूँ, यहाँ पर मैं 5 लिखता हूँ, इस प्रकार से होता है। आ रही है बात समझ में? ओके, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है, इस प्रकार से होता है ये। तो यहाँ पर देखो इफ द नंबर्स इज लेस देन 1 ऑल जीरोस बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, है ना। यहाँ पर देखो डेसिमल पॉइंट इस प्रकार से, अगर ये नंबर 1 से कम है तो नॉन जीरो डिजिट 1 है, इसके पीछे इसके आगे जो भी नंबर्स है उसका सिग्निफिकेंस कम हो जाता है, मतलब 2 आएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पर 3 नंबर है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पे 3 का वैल्यू 3 आएगा। उसके बाद में ये देखो यहाँ पे, तो इसका वैल्यू जो है वो
यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3, मतलब ये नॉन जीरो नंबर और डेसिमल पॉइंट, इसके बीच में जितने भी जीरोस हैं उनके सबका वैल्यू यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता है, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आते, तो ये आता है 4। इस प्रकार से ये काम करता है। ओके, ये सारी बातें हो गई। ओके, ऐसा हो। ओके, और उसके बाद में लास्ट में हम लेते हैं यहाँ पे एरर का कैलकुलेशन है ना। देखो मान लीजिए हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट में कैसा होता है, उस एक्सपेरिमेंट में हम मेजरमेंट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने एक एक्सपेरिमेंट किया तो उसको हमने 5 बार रीडिंग लिया, तो 5 बार ये ऐसा हमारा वैल्यू आया है, 5 बार हमारा यहाँ पर वैल्यू आया है ना। ओके, 5 बार हमारा वैल्यू आया है यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, पहले इसका मीन निकालते हैं, मतलब 5 बार जो भी वैल्यू आया उसका मीन निकालो। अब मीन यहाँ पर आ गया 3.6। फिर हम क्या करते हैं कि हर एक मतलब मेन वैल्यू से हम मीन को माइनस करते हैं, है ना, मेन वैल्यू से मीन को माइनस करते हैं, तो यहाँ पर फिर से क्या हमारे पास में एक सीरीज आती है, और फिर हमें करना क्या है, फाइनली उसका भी हमें एवरेज निकालना है। तो फिर ये आएगा आपका एरर, ये आएगा आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें होती है, राइट। चलिए, तो वैसे चैप्टर में बहुत कुछ है, लेकिन इसमें जो चीज़ आपको आनी चाहिए तो मैंने सारी बता दी है। इसका ही यूज़ हमें आने वाले लेक्चर्स में होने वाला, आने वाले चैप्टर्स में होने वाला। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट किसी वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।